सुबह सुबह मदन ने रुपेश को फोन किया। अरे रुपेश, अगले सप्ताह में हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं। पापा को कब लाऊं तुम्हारे पास, या तुम लेकर जाओगे उन्हें? अरे भैया, एक प्रॉब्लम हो गई है। रमा के भाई ने हमारी कश्मीर टूर की बुकिंग की है, वह भी अगले सप्ताह का ही है। उस वजह से सॉरी, मैं पापा को लेने नहीं आऊँगा। रुपेश को ऐसे बोल सुनकर गुस्से से मदन का सिर घूम गया। पर तुम्हें पूछकर ही तो मैंने यूरोप टूर की बुकिंग की थी ना। उस बात को 3 महीने हो चुके हैं और तुम मुझे अभी बता रहे हो कि नहीं आ सकता, वह भी मैंने पूछा तब। अभी मुझे बताओ, मैं पापा को कहाँ भेजूं? भैया, आपको तो पता ही है रमा का स्वभाव कैसा है। उसने एक बार ठान लिया तो ब्रह्मदेव भी उसके प्लान में रुकावट नहीं दे सकते। तो प्लीज मेरे घर में झगड़ा मत लगाओ। रह गया पापा का सवाल, तो आप सिम्मी को पूछो, वह यहीं रहने वाली है और उसका घर बहुत बड़ा है। अरे लेकिन उतने में फोन कट गया। मदन ने गुस्से से मोबाइल की तरफ देखा। रुपेश का यह हमेशा ही रहता है। शादी होने के बाद से कभी भी उसने माँ पापा की तरफ ध्यान नहीं दिया। सच कहें तो छोटा होने के कारण वह माँ पापा का सबसे लाडला था, पर माँ पापा को उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी मानी नहीं। 2 साल पहले माँ कैंसर से मर गई, पर उसकी बीमारी में एक भी पैसे की मदद उसने मदन को नहीं की। पिछले साल पापा को हार्ट अटैक आया, पर जैसे अजनबी इंसान की तरह हॉस्पिटल में पापा को मिलने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। उसने पापा को सिम्मी के पास रखने के लिए कहा था, पर सिम्मी के बारे में मदन संकोचा रहा था। सिम्मी यह उनकी छोटी बहन थी, 1 नंबर की लालची और स्वार्थी औरत थी। माँ थी तब माँ से मीठी मीठी बातें करके अच्छी अच्छी साड़ियाँ गिफ्ट लेती थी। परिस्थिति अच्छी होते हुए भी पति को बिजनेस को चाहिए, ऐसा बोलकर उसने माँ पापा से 10 लाख रुपए लिए थे, पर वापस देने में सोचती भी नहीं थी। रिश्ते बिगड़े नहीं, इसीलिए मदन भी कभी बोला नहीं, पर उसकी पत्नी सोनाली यह सब देख रही थी। उसकी खुसुर फुसुर चल रही थी। मदन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। माँ के जाने के बाद वैसे सिम्मी को भाई पापा भाभी से इंटरेस्ट खत्म होने लगा। उसने बेमन से सिम्मी को फोन किया। सिम्मी, हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं 15 दिनों के लिए। पापा को लेकर आऊं क्या तुम्हारे घर? अरे भैया, मेरी ननद आ रही है डिलीवरी के लिए मेरे पास। मुझे बताओ, मैं उसकी तरफ ध्यान दूं कि पापा की तरफ? लेकिन सिम्मी, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, पापा कहीं पर भी रह सकते हैं। नहीं बाबा, उनको फिर से अटैक आया तो मैं कहाँ ढूंढती रहूंगी डॉक्टर को। इससे अच्छा तुम एक काम करो, उनको 15 दिनों के लिए वृद्धा आश्रम में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। सिम्मी, हम 3 भाई बहन के होते हुए भी उनको वृद्धा आश्रम में भेजना अच्छा नहीं लगेगा। देखो भैया, मैं नहीं रख सकती उन्हें। अगर आपको मेरा सुझाव पसंद नहीं आया तो फिर देखो बाबा क्या करना है। इतना कहकर उसने भी फोन कॉल कट कर दिया। घर आने के बाद मदन से पापा को कहाँ भेजेंगे सोनाली ने यह पूछा। हमेशा की तरह वह भड़की। हमने क्या ठेका लेकर रखा है पापा को संभालने का? इन दोनों की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? उसका बोलना भी सच था। बड़ा बेटा, इस रिश्ते से मदन ने माँ पापा की जिम्मेदारी खुद से स्वीकार की। पहले माँ,
और फिर बाद में पापा की बीमारी की वजह से वह दोनों एक साथ बाहर भी नहीं जाते थे। कोई एक तो घर पर चाहिए था। इस बार रुपेश पापा को संभालने के लिए तैयार था, इसीलिए दोनों ने यूरोप टूर की बुकिंग की थी। हनीमून के बाद पहली बार दोनों और बच्चे एक साथ ट्रिप पर जाने वाले थे। ट्रिप के सब पैसे दिए गए थे और आज अचानक रुपेश ने मना कर दिया। वह सुनकर सोनाली रोने लगी। मदन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, पर ट्रिप पर हम जाएंगे ही जाएंगे। पापा को पोता पोती से सब बातें मालूम पड़ी। वह मदन को बोले, अरे क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो तुम? रहूंगा मैं अकेला, जाओ तुम सब। ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा आप? आपको एक अटैक आ चुका है। आपकी बीपी और शुगर हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है। कैसे छोड़ें आपको अकेला यहाँ पर? मदन सच बोल रहा था, इसीलिए पापा चुप बैठे थे। टूर पर जाने के लिए अभी 3 दिन बाकी थे, पर रास्ता नहीं निकल रहा था। मदन को टेंशन होने लगी थी। उसने सभी विकल्प सामने रखकर देखा। अंत में खुद की टूर कैंसिल करके सोनाली और बच्चों को टूर पर भेज देना ही उसे सही विकल्प लगा। सोनाली का गुस्सा और 2 लाख का नुकसान भी होने वाला था, पर उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अंत में उसने अपना निर्णय पक्का किया और सोनाली को फोन करके सूचना दी। वह तो रोने लगी, पर उसे समझाने के बजाय फोन काट दिया। बाद में ड्राइवर को फोन करके तैयार होने के लिए कहा और वह ऑफिस के बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी ट्रैवल एजेंसी की तरफ ले जाने को कहा। बहुत टेंशन में दिख रहे हो साहब, उसके ड्राइवर मगन ने उसे पूछा। फिर मदन ने सब बातें उसे बताई। वह सुनने के बाद वह बोला, अरे साहब, फिर तुम क्यों ट्रिप कैंसिल करते हो साहब? मैं मेरे घर ले जाता हूँ बड़े साहब को। नहीं नहीं, क्यों तुम्हारी फैमिली को परेशान करना? पापा की ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। उनकी दवाइयों का, खाने पीने का वक्त देखना पड़ता है। अरे साहब, उसमें क्या है? हम भी अपने पिताजी का करते हैं ना। उनका भी बाईपास हुआ है, आपको तो पता है यह सब। मेरे पिताजी बड़े साहब को पहचानते हैं, दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी। देखो, वह कुछ नहीं, मैं बड़े साहब को लेकर जाऊंगा। एक ड्राइवर के घर पापा को भेजना मदन को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन ड्राइवर का हठ देखकर उसने पापा को ही पूछकर फैसला लेना सही समझा। ठीक है, चलो गाड़ी घुमाओ, हम पापा को पूछते हैं। वह रेडी हो जाएं तो मुझे कोई हरकत नहीं है। मगन बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने बड़े साहब से पूछा। पापा भी तैयार हो गए। वह बोले, मगन के परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मगन ने तुरंत घर पर फोन लगाया। बोलना खत्म होने पर वह खुशी से बोला, सब तैयार हैं। मेरे पिताजी को तो बहुत आनंद हुआ है। टूर के दिन मगन बड़े साहब को लेकर उसके घर ले गया। बाद में उसने पूरे फैमिली को एयरपोर्ट पर छोड़ आया। घर जाते वक्त उसने मदन को विश्वास दिलाया
चिंता मत करो बड़े साहब, बड़े साहब एकदम आराम से रहेंगे। टूर के दौरान भी मदन उसके पापा को फोन करके हाल पूछता था। उनका हमेशा एक ही उत्तर रहता था, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। 16वें दिन मगन उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर गया। मदन ने पापा की पूछताछ की। मजे में है बड़े साहब, बहुत धमाल की दोनों बूढ़ों ने, मगन बोल रहा था। वह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, फिर दिन भर पत्ते और शतरंज का खेल खेलते थे, फिर शाम को मंदिर में जाकर भजन कीर्तन सुनते थे। उनकी तरह ज्येष्ठ नागरिकों के साथ चौपाटी पर बैठकर बातें करते थे। 3 दिन पहले बड़े साहब को थोड़ा बुखार आया था, शुगर भी थोड़ी बढ़ गई थी, फिर उनको अस्पताल लेकर गया। अभी वो एकदम ओके हैं। हमें छोड़ने के बाद लेकर आना पापा को घर पर, एक दिन रहने दो ना साहब उनको। बीमारी की वजह से उनकी मेहमान नवाजी रह गई है। अरे अभी क्यों करनी मेहमान नवाजी? इतने दिनों तक तुमने उन्हें संभाला, वह क्या कम है? ऐसा क्यों करते हो साहब? अपने घर आने वाले मेहमान को मेहमान नवाजी किए बिना कैसे भेजें? और यह मैंने संभाला, ऐसे बोलो मत, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है। बड़े साहब भी अच्छे से रहे हमारे घर। अच्छा बाबा, ऐसे बोलकर मदन ने उसे हाँ कहा। दूसरे दिन शाम को पापा घर आए। वह बहुत खुश दिख रहे थे। उनके हाथ में एक थैली थी, पैंट शर्ट का कपड़ा, टॉवल, टोपी थी। वह देखकर मदन बोला, अरे इसकी क्या जरूरत थी मगन? नहीं, कैसे साहब, बड़े साहब को ऐसे ही भेज देता मैं। उतने में सोनाली ने मदन को अंदर बुलाया और कहा, सुनो जी, उसका एहसान मत रखो, 5-10 हजार उसे दे दो। मदन को वो सही लगा। मगन के घर जाकर उसने 10 हजार उसके हाथों में दिए। मगन ने उसकी तरफ आश्चर्य में देखा और फिर वह 10 हजार उसके जेब में रख दिए और बोला, यह क्या है साहब? अरे पिता को संभालने का कोई पैसा लेता है भला? और हाँ, आगे भी कभी ऐसा प्रसंग आया तो बड़े साहब को बिंदास मेरे पास भेजना। मदन का मन भर आया। उसने मगन को गले लगा लिया। 3-4 दिनों बाद रुपेश और सिम्मी का फोन आया। टूर कैंसिल किया था या फिर पापा को वृद्ध आश्रम में रखा था, ऐसा पूछ रहे थे दोनों। मदन के मुंह से इतना ही निकला कि उस दिन असल मायने में मुझे भाई मिला जिसने पापा का ख्याल रखा। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।